अब हम पढ़ रहे हैं काश्यप संहिता। पहले हम गोविंद पारिक से पढ़ रहे हैं काश्यप संहिता 374 पेज नंबर पे। काश्यप संहिता में सबसे पहले जो कुमार भृत्य है, अगर आपको बोले जो कुमार भृत्य है उसके पितामह कौन है, मतलब जिन्होंने इसको एक तरह से बनाया है वो कौन है, वो काश्यप यानी कुमार भृत्य के बारे में तो ऐसे तो आचार्य चरक ने भी थोड़ी बहुत बात की है, आचार्य सुश्रुत ने थोड़ा ज़्यादा बताया कि कैसे मेडिसिन क्या लेनी है, लेकिन जो एक विस्तृत वर्णन है ना कुमार भृत्य यानी पीडिया का, वो काश्यप संहिता ने किया है, यानी काश्यप ने किया। तो कुमार भृत्य के पितामह काश्यप हैं। जो काश्यप संहिता है उसके उपदेष्टा कौन है, उपदेष्टा यानी बोली किसने है वो, तो वो काश्यप ने बोली, ठीक है। लेकिन इसके तंत्रकर्ता कौन है, यानी एक गुरु जैसे बोल रहा है तो कोई शिष्य लिख भी तो रहा होगा उसको, तो गुरु तो काश्यप थे, लेकिन जो लिख रहे थे यानी जिन्होंने तंत्र की रचना की वो है वृद्ध जीवक, ठीक है। कुमार भच्च भी बोलते हैं इनको। फिर आता है तंत्र, एक बार तंत्र बना दिया फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई भी करते हैं, प्रति संस्कार भी करते हैं उसका। तो प्रति संस्कर्ता कौन थे, वो थे इसके वात्स्य। कुमार भृत्य के पितामह थे काश्यप, उपदेष्टा काश्यप है। उन्होंने ये बोला है, जो इसमें लिखा है वो उन्होंने उनका बोला हुआ है। तंत्रकर्ता किसी ने लिखा भी होगा तो वो वृद्ध जीवक हैं। प्रति संस्कर्ता इसके वात्स्य हैं, ठीक है। और इन्होंने आयुर्वेद जो काश्यप संहिता है इसमें आयुर्वेद का अवतरण 2 बार बताया गया है। पूछ भी सकते हैं कि आयुर्वेद का अवतरण 2 बार कौन सी संहिता में, तो काश्यप संहिता में। और जो आयुर्वेद का मेन जो आयुर्वेद अवतरण इनका मानते हैं वो विमान स्थान में मानते हैं। जो हमारे चरक आचार्य हैं उन्होंने कहाँ बताया है, चरक आचार्य ने जो सूत्र स्थान है पहला अध्याय उसी में बता दिया था। आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने भी पहले ही अध्याय में बताया था, लेकिन जो काश्यप संहिता उन्होंने आयुर्वेद का अवतरण विमान स्थान में बताया। और जो विषय वस्तु है, जो मेन एक कंटेंट की फॉर्म में नहीं दे देते कि इस पूरी संहिता में इतनी इतनी बातें हैं इस तरीके, यानी विषय वस्तु कौन कहाँ है, कल्प स्थान के अंतिम अध्याय में। अब जैसे अगर हम थोड़ा सोचें तो हम विषय वस्तु देखते हैं, जो आचार्य चरक है उन्होंने विषय वस्तु कहाँ बताई है, सूत्र स्थान का जो 29वां अध्याय है वहाँ पे बताई है कि शुरू से लेके हमने इतनी इतनी चीज़ें पढ़ी और आगे भी हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, उन्होंने सारा बताया था 29वें चैप्टर में सूत्र स्थान में। अगर हम आचार्य सुश्रुत की बात करें तो उन्होंने सूत्र स्थान के 3rd चैप्टर में बताया कि हम जैसे बताएंगे कि सूत्र स्थान में ये चैप्टर्स हैं, पहला ये है, लास्ट ये है, ये फिर निदान स्थान में कौन से चैप्टर हैं, शारीर में कौन से हैं, चिकित्सा में उस तरह, यानी पूरी विषय वस्तु उन्होंने 3rd चैप्टर में बताई है। और काश्यप संहिता में विषय वस्तु कल्प स्थान के अंतिम अध्याय में वर्णित है। फिर जो है ना वर्तमान काश्यप संहिता की जो पांडुलिपि है वो नेपाल राजगुरु पंडित हेमराज शर्मा के पास उपलब्ध है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं इसमें अध्याय कितने हैं, अध्याय या स्थान कितने हैं। अगर आपसे नॉर्मल पूछे कि काश्यप संहिता में कितने स्थान है तो 8 स्थान है। अगर आपको ये क्वेश्चन हो काश्यप संहिता में या काश्यप तंत्र में कुल कितने स्थान है, कुल वर्ड देखना अपने है या नहीं। अगर सिर्फ पूछे स्थान कितने हैं तो 8, कुल स्थान पूछे तो 9, क्योंकि इन्होंने खिल स्थान एक्स्ट्रा बताया ना। बाकी इनके चैप्टर्स के तो लर्न करना आसान है, जो आचार्य चरक ने बताया ना कि सूत्र स्थान में 30 चैप्टर हुए, ये भी वही मानते हैं। निदान स्थान में इनके भी 8 चैप्टर हैं, विमान में 8 हैं, शारीर में 8 है, इंद्रिय में 12, चिकित्सा में 3, सिद्धि में 12, कल्प में भी 12। इनका एक एक्स्ट्रा स्थान है खिल स्थान, उसमें है 80 अध्याय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है मोस्टली कि खिल स्थान कौन सी संहिता में पाया जाता है, तो काश्यप संहिता में। खिल स्थान में कितने चैप्टर है, तो 80। अब ये तो बात कर ली हमने चैप्टर्स की, लेकिन क्या है कि वर्तमान में प्राप्य कितने हैं। अब ये तो हमें पता है ना कि जैसे जब हमने चरक संहिता पढ़ी थी तो चरक संहिता के अंतिम चैप्टर में ये लिख दिया था कि बाकी जो भी होगा वो हम उत्तर तंत्र में पढ़ेंगे, ऐसे लिखा है चरक संहिता में। यानी मे भी चरक संहिता का भी कोई उत्तर तंत्र होगा, वो हमें प्राप्य नहीं है, हमें इतनी पता है। तो उस तरीके से जो काश्यप संहिता में ये चैप्टर्स बताए गए हैं ये आज नहीं मिलते इतने के इतने, कुछ कम मिलते हैं। जैसे जो सूत्र स्थान है उसके सिर्फ 11 ही चैप्टर मिलते हैं,
निदान स्थान मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी, है 8 चैप्टर लेकिन मिलता ही नहीं है। विमान स्थान में 2 चैप्टर मिलते हैं सिर्फ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। सूत्र स्थान में 11, निदान मिलता ही नहीं है। विमान में 2 मिलते हैं, शारीर में 5, इंद्रिय में 1, चिकित्सा में 18, सिद्धि में 8, कल्प में 9 और खिल स्थान में 25। बाकी कुछ याद ना हो तो ये 2 तो जरूर याद रख लो। खिल स्थान में 25 मिलते हैं, विमान में आजकल 2 चैप्टर मिलते हैं। ठीक है, आपको अब आपको क्वेश्चन समझना है कैसे देंगे। काश्यप संहिता के खिल स्थान में कुल कितने अध्याय हैं? तो 80। अगर आपको पूछे काश्यप संहिता के वर्तमान में कितने अध्याय हैं तो आपको 25 आंसर लगाना है। ठीक है, वर्तमान में पूछे तो 25 है, लेकिन अगर आपको पूछे खिल स्थान में है कितने चैप्टर तो वो 80 होंगे। अब हम जैसे इसमें लिखा है, मतलब बताया गया है कि जो काश्यप संहिता है उसमें कितने आचार्य, कुल 15 आचार्यों का वर्णन है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने इस इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि काश्यप संहिता ने चौथे महीने में मन का प्रादुर्भाव माना है। 4th मंथ में बोलते हैं कि मन का प्रादुर्भाव होता है। और सुश्रुत क्या बोलते हैं? पंचमे मन प्रबुद्धतर भवती, यानी पंचमे मास में बोलते हैं कि मन का प्रादुर्भाव होता है आचार्य सुश्रुत। आचार्य काश्यप बोलते हैं चौथे महीने में होता है मन का प्रादुर्भाव। और इन्होंने आतुरालय जो होता है यानी हॉस्पिटल को एक तरह से अरिष्टागार बोला है, हृदय को पंचकोश बोला है और शरीर को षटकोश बोला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने जो सूतिका है, सूतिका रोग इन्होंने बताए हैं 64। तो मैं आपको बोलूँगी कि इम्पोर्टेंट आपको क्या याद रखना है। हृदय को पंचकोश बोला है, शरीर को षटकोश बोला है। और जो सूतिका आमे है, मतलब जैसे वो डिलीवरी किसी की हो जाती है, यानी जो वो सूतिका है उसको होने वाले कितनी 64 प्रकार की बीमारियां बताई हैं इन्होंने। और जिनमें जो 64 जो व्याधियां उनमें सबसे प्रधान ज्वर को बताया है। फिर आता है इन्होंने त्रिसमा गुट्टिका किसको बोला है? त्रिसमा गुट्टिका मीन्स आपको याद रखना है HGS या HSG, याद रख लो HSG, यानी हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी हम बोलते हैं ना। त्रिसमा गुट्टिका HSG मीन्स हरितकी, शुंठी और गुड़, इनको समभाग लेकर हम त्रिसमा गुट्टिका बोलते हैं। और अम्ल पित्त को इन्होंने शुक्तक नाम दिया है। ठीक है, और अम्ल पित्त का स्वतंत्र और प्रथम वर्णन भी काश्यप संहिता में ही मिलता है। फिर आता है काश्यप संहिता में क्या क्या विशेष है, मतलब तो जो गर्भिणी है उनके अन्न सेवन के से जो रस बनता है यानी एंड प्रोडक्ट, उसके इन्होंने 3 भाग बोले। यानी जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसके 3 भाग बन जाते हैं उसके रस के। एक तो माता की पुष्टि करता है, एक गर्भ की पुष्टि और एक उसके स्तनों की पुष्टि करता है। और इन्होंने प्रकृति के अनुसार ही औषध कल्पना का वर्णन किया है। ये अब जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जात मात्र हेतु औषध मात्रा इन्होंने बोली है, विडंग फल मात्र। ये बहुत बार पूछते हैं, जो जात मात्रा अभी पैदा हुआ है बच्चा, उसके लिए अगर आपको औषध देनी भी पड़े तो कितनी देनी है? विडंग फल मात्र, जितना एक विडंग होता है उतना देनी है। और अगर आपसे पूछे जात मात्र हेतु घृत मात्रा, आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या है। औषध पूछे तो नॉर्मल विडंग के जितनी देनी है, विडंग फल के जितनी। अगर आपसे घृत पूछे तो कोलास्थि प्रमाण में देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लेहन के योग्य और लेहन के अयोग्य। क्या होता है, जब कोई बच्चा जैसे दूध पी रहा है तो अगर उसको दूध नॉर्मली सही जा रहा है तो वो अयोग्य है लेहन की, उसको लेहन कराने की यानी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देने की कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी बेबी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको लेहन हमें कराना पड़ेगा। तो लेहन के अयोग्य क्या हैं? या तो पहले मदर की कंडीशन आती है कि जो माता है उसको दूध ही नहीं आ रहा तो बच्चे को तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देना पड़ेगा, यानी अक्षीरा। दूसरा अल्प शीरा, दूध आ रहा है लेकिन बहुत कम। तीसरा दुष्ट शीरा, यानी दूध आ रहा है लेकिन वो दुष्ट है, बच्चे को पिला नहीं सकते। तो अक्षीरा, अल्प शीरा, दुष्ट शीरा, दुष्प्रजाता या व्याधियों से पीड़ित जो माता उसका भी दूध नहीं पिलाते बच्चे को, तो उसका बच्चा लेहन के योग्य है। और बच्चे की दीप्त अग्नि है, यानी वो पचा सकता है बाहर से दी हुई चीज को, तो दीप्त अग्नि वाले बच्चे को कराना है लेहन। वात पित्त प्रधान वाला, अब ये पूछ सकते हैं कि कौन से दोष की प्रधानता में लेहन कराया जाना चाहिए, यानी लेहन के योग्य कौन है? वात पित्त प्रधान अगर कोई बच्चा है तो उसको हम लेहन करा सकते हैं, दीप्त अग्नि है जिसकी। और लेहन के योग्य क्या है? अल्प मूत्र पुरीश त्यागने वाला।
वाला, जिसके जो स्टूल हैं या यूरिन है वो कम पास होता है, और 3 दिन तक भी मल त्याग नहीं करने वाले। यानी जब हमने बोला है कि स्टूल ज़्यादा पास नहीं करेगा, यानी 3 दिन तक भी, यानी कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन है, तभी भी हम लेहन करा सकते हैं। लेहन के अयोग्य कौन है? अयोग्य जिनको नहीं कराना, कल्याण मातृका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये व्याधि है, यानी इसमें कल्याण मातृका है जो उसमें लेहन नहीं कराना पेशेंट को। ऊर्जत्रुगत विकारी, अगर बच्चा ग्रह रोगी है, अल्सर से पीड़ित है, तो उसको नहीं कराना, ठीक है। फिर आता है कि स्वर्ण प्राशन से जो बालक होता है वो 1 मास में मेधावी और 6 मास में श्रुतधर हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर हम स्वर्ण प्राशन करा रहे हैं तो उसका 1 मास में क्या फल होगा। मतलब 1 महीने तक अगर आपने स्वर्ण प्राशन किसी को करा दिया, मीन्स वो बच्चा 1 महीने में मेधावी हो जाएगा, ठीक है, मेधा आ जाएगी, बुद्धि। 6 महीने में वो श्रुतधर हो जाएगा, मतलब जो कहे, जो सुना उसने वो उसी को धारण कर लेता है, उसी को याद कर लेता है, तभी के तभी 6 महीने में श्रुतधर हो जाता है। और अभी जो हमने पढ़ा जैसे लेहन, तो लेहन अगर हम योग्य पढ़ लिए, लेकिन लेहन कराना है तो किससे कराएंगे? ब्राह्मी घृत से, कल्याण घृत से या पंचगव्य घृत से, ठीक है। जो अभय घृत है, अभय मतलब भय को दूर करता है। किसका भय होता है? ग्रह बाधा का। तो अभय घृत है ग्रह बाधा नाशनार्थ। और संवर्धन घृत, संवर्धन यानी वर्धन करना है बेचारे का। तो पंगु और मूक जो शिशु हैं, पंगु मतलब जो चल नहीं पा रहे, मूक या जो बोल नहीं पा रहे, उन शिशु में उपयोगी है संवर्धन घृत, ठीक है। तो अभी हम इतना ही पढ़ते हैं आज।